ओ से ओरिजिन से पी तक पहुंचने के लिए हमें 5 यूनिट्स चलना है एक्स की तरफ, 2 यूनिट्स चलना है वाई की तरफ और 3 यूनिट्स चलना है जेड की तरफ। ये तो हमने एक स्टेटमेंट दे दी। अब इसी बात को वेक्टर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करने से पहले हमें वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को जानना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। सबसे पहले हम ये देखें कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, हम कहते हैं कि वो एक यूनिट वेक्टर है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 1, देन वेक्टर ए इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। और एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, एरो ना लगाकर, कैप लगाकर, ए कैप इज अ यूनिट। अब यूनिट वेक्टर प्रोड्यूस कैसे होता है? किसी भी वेक्टर को अगर हम अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, खुद उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। एक वेक्टर की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब अगर इस 20 सेंटीमीटर को 20 से डिवाइड कर देंगे तो उस वेक्टर की लेंथ कितनी बचेगी? 1 सेंटीमीटर। उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या बचेगी? ओरिजिनल डायरेक्शन जो पहले थी ओरिजिनल वही की वही। एक वेक्टर की लेंथ है 7 मीटर, इसको 7 से डिवाइड कर दिया, लेंथ कितनी बच गई? 1 मीटर। जो यूनिट थी उतनी 1 मीटर, डायरेक्शन वही की वही बची। इट मींस किसी भी वेक्टर को खुद अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो जो नया वेक्टर मिलेगा वो सेम डायरेक्शन में होगा और उसकी लेंथ 1 होगी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे कि वो एक यूनिट वेक्टर है। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गिव्स अ यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से बाद में अपनी कॉपी में नोट कर लेना। साथ साथ नोट नहीं करो, नहीं तो आप पूरी तरह से समझ नहीं पाओगी। ये बुक में भी लिखा मिलेगा, ये वीडियो भी आपको दोबारा से मिल जाएगी और क्लास की तो मिलेगी। ये स्पेसिफिकली ये वाली वीडियो भी आपको नेट के ऊपर मिल जाएगी मेरे चैनल पर। तो इसलिए नोट करने में सिर खपाई नहीं करनी। मैंने बोला ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको दिस सिंगल लाइन यू कैन नोट डाउन। बाकी ये जो मैं लिख रहा हूँ एज ए नोट्स, आपने नोट्स नहीं बनाने हैं, आपने इन चीजों को नोट नहीं करना है। In the 3-dimensional space, we have 3 coordinate axes, x-axis, y-axis and z-axis. अगर कोई यूनिट वेक्टर x-axis के अलोंग हो, x-axis की डायरेक्शन में हो, हम उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई यूनिट वेक्टर y-axis की डायरेक्शन में हो, हम उसको J से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कोई यूनिट लेंथ ट्रेवल की जाए z-axis के अलोंग, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे K से। आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसा नहीं बोलने की जरूरत, सिंपली आई जे के बोला जाए। आई जे के आर 3 यूनिट वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड विच आर रिस्पेक्टिवली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक बात बताओ, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इन दोनों में एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री। ध्यान से, कर्सर क्लियर दिख रहा है ना सबको? यस सर। ये कर्सर जो मेरा अब इधर को जा रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल दिख कितना रहा है, आप मुझे सिर्फ ये बताओ, ये एंगल आपको अप्रोक्सीमेटली लग कितना रहा है? 120 के आसपास लग रहा है, बट ये एंगल है 90 डिग्री। वाई? ये जो वाई एक्सिस की लाइन है ना, मजबूरी है हमारी, हमने ऐसे ड्रॉ किया। आप इमेजिन कीजिए, इस पॉइंट से एक लाइन तुम्हारी तरफ आ रही है, एक एरो, एक तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, अगर वो वाई एक्सिस है तो वाई और एक्स में कितना एंगल होगा? 90। ठीक है। अगर वो लाइन जो इस पॉइंट से ओरिजिन से तुम्हारी तरफ आ रही है, उसको वाई एक्सिस बोले, तो उसका जेड के साथ कितना एंगल होगा? 90। एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई, एंगल बिटवीन वाई एंड जेड, एंगल बिटवीन जेड एंड एक्स, ये तीनों ही एंगल 90 डिग्री हैं। इसलिए ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कहलाते हैं। तो जो वेक्टर इनकी डायरेक्शन में होंगे वो आई जे के भी ऑटोमेटिकली म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे। तो आज के बाद क्या याद रखना है? आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या है यहाँ पर? किनकी एक्सिस के अलोंग आई कैप, हाँ, एक्स एक्सिस के अलोंग आई है कि मैंने 3 बातें बोली हैं, आई जे के एक्स वाई जेड। तो मर्जी नहीं है कोई किसी की तरफ हो जाएगा,
आई इज ऑलवेज, आई जे के में आई फर्स्ट है, एक्स वाई जेड में एक्स फर्स्ट है, तो आई एक्स की तरफ होगा, जे वाई की तरफ होगा और के हमेशा जेड की तरफ रहेगा। एज कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो आई जे के विल आल्सो बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। एक दिन मैंने पहले बोला था कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारी इवन इंजीनियरिंग में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही रहेंगे। जब कभी आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग से पढ़ोगे, जो लोग इंजीनियरिंग करेंगे फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक सब्जेक्ट आएगा, वहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एंगल 90 के अदर देन कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, अदर देन 90 भी हो सकता है, आईजे के में भी कुछ भी एंगल हो सकता है, बट फॉर टाइम बीइंग हमारे एक्सिस परपेंडिकुलर ही रहेंगे म्यूचुअली, और हमारे तीनों आईजे के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही रहेंगे। इस बात को आज के बाद दिमाग में बिठा लें। क्योंकि आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इसलिए आई का, जे का और के का, इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। आई जे के का बहुत ज्यादा यूज होता है वेक्टर्स में, इसलिए हम यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं कंपोनेंट्स की। क्या यूज है आइए समझें। पहले हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस की। This is x and this is y axis. Suppose we have a point P and its coordinates are 4 and 2. इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ओरिजिन से P तक पहुंचना है तो पहले हमें O से Q तक जाना पड़ेगा, कितना, x कोऑर्डिनेट जितना है 4 यूनिट चलकर, और फिर Q से P की तरफ जाना पड़ेगा y के पैरेलल 2 यूनिट्स चलकर। It means we can reach from O to P by traveling 4 units towards x-axis and then by traveling 2 units along or towards y-axis। दोबारा से मैं इस बात को लिखता हूं, समझिए। क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई कि मैं O से P तक कैसे पहुंच सकता हूं? O से स्टार्ट कर 4 यूनिट टुवर्ड्स x, फिर देन ऐड कर दो, इसी में आगे बढ़ जाओ 2 यूनिट टुवर्ड्स y। इस लाइन में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ जी, नो सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा बेस बनने जा रहा है, आगे इस चीज को याद करेंगे। 4 तो एज इट इज लिखा। ये जो स्टेटमेंट है यूनिट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, जरा ध्यान दीजिए, 1 यूनिट डिस्टेंस टुवर्ड्स एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आई। Similarly, 1 unit distance towards y-axis is represented by vector j। तो हम unit towards x-axis को i भी तो लिख सकते हैं। Then का मतलब है कि इसके बाद हमें ये काम आगे ऐड करना है, प्लस 2 unit along y-axis को हम क्या लिख सकते हैं, j। अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, उनके साथ i j लगा दें तो हमें उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जा रहा है। इसी बात को एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए। 3 कोई भी आप में से बताए पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हु स्टार्टिंग पॉइंट इज ओरिजिन। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग में O लगाओ, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो एक नया रूल हमने क्या याद किया, जो भी वेक्टर के जो भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उनके साथ आई जे लगा दो तो आपको उस पॉइंट का यूनिट वेक्टर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैंने आपको बोला m is 2 7, OM 2i + 7j। मैंने आपको बोला f is 9 - 3, OF होगा 9i - 3j। 2 डायमेंशन में i एंड j लगा दो, आगे दिखाया जा रहा है 3 डायमेंशन में k भी लगा देना। डायमेंशनल स्पेस के अंदर suppose we have a point P and its coordinates are 4 3 7, then what will be vector OP? Vector OP will be 4i + 3j + 7k। अगर आपको OP की लेंथ चाहिए, OP का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इस डायग्राम में आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस होगा बेस स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। यहां पर आइए, हम कह रहे हैं OP का मैग्नीट्यूड होगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो एक रूल हमने और बनाया, पहले तो अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हों 2D में, तो उसके साथ आई जे लगाकर उसका को हटाया और कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर ऐड कर दिया हमने, साथ ही साथ अंडर रूट भी कर दिया, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल गया। इसी बात को फिर हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं 3D में। अगर हमें वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड चाहिए तो पहले हमने जो वेक्टर क्रिएट किया है पोजीशन वेक्टर, उसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करें, ऐड करें और उसका अंडर रूट निकाल लें, हमें वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मेनली हमें 3D में डील करना होता है,
हमें ये याद रखना है, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उनके साथ आई जे के लगाएं, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। आई जे के को छोड़ दें, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर सम कर अंडर रूट कर दें तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने जाना था कि यूनिट वेक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। किसी भी वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। सपोज कीजिए हम वेक्टर ओपी को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम पी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? वेक्टर p को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और यहां पर हमने OP का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया ही हुआ है। इट इज 16 + 9 + 49, 16 and 9 25, 25 and 49 is √74. So unit vector p will be vector p which is 4i + 3j + 7k divided by its own magnitude, that is √74. So unit vector p will be 4 by √74i plus 3 by √74j plus 7 by √74k. ये एक छोटी सी मिस्टेक क्या है इस पॉइंट में, बता सकते हो यहाँ पर? सब मॉड्यूलस एरो में लगा लगा दिया, हुआ। एरो लगा दिया। या तो या एरो नहीं होना चाहिए या यहाँ पर मॉडुलस लगा हुआ होना चाहिए। ये आप पर तो हमने क्या किया, और पॉइंट अगर- के कोऑर्डिनेट्स लिए, आई जे के लगाया, वेक्टर बन गया। आई जे के को छोड़कर स्क्वायर एंड सम एंड अंडर रूट किया तो मैग्नीट्यूड आ गया। फिर उस पूरे वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, चाहे आप ऐसे ही लिखा छोड़ दो, चाहे आप 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये एक यूनिट वेक्टर आ गया। डिपेंड करता है कि आप सभी क्वांटिटी को 74 से हाँ जी बोलो। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं थोड़ा सा पीछे से चला देता हूँ, 1 मिनट, मेरा इंटरनेट चला गया। वॉइस ब्रेक हो ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, मैं दोबारा चला रहा हूँ। आई और जे को हटाया और कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर यहाँ पर हमने OP का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया ही हुआ है। इट इज अब आ रही है आवाज आपको? Yes, sir. यस सर। 16 + 9 + 49, 16 and 9 25, 25 and 49 is √74. So unit vector p will be vector p which is 4i + 3j + 7k divided by its own magnitude, that is √74. So unit vector p will be 4 by √74i plus 3 आप चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं, चाहो तो इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो। by √74j plus 7 by √74k। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सभी क्वांटिटीज को √74 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड से, या उसको कॉमन लेकर बाहर लिख रहे हैं। वी हैव अ वेक्टर p, इट इज इक्वल टू 2i plus 2j plus 7k and we want to multiply it with 5p we want to calculate। हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर का एक स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इसमें कुछ खास नहीं करना, वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स को, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस वाले कंपोनेंट को जिस स्केलर से आप पूरे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। विल बी 5 × 2i plus 2j plus 7k। सभी कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर हमें 5p की वैल्यू मिल गई, 10i plus 10j plus 35। वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कोई मुश्किल नहीं है। अब हम करने जा रहे हैं एक वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन वर्ड नहीं यूज कर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अगर हम 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट वेक्टर में भी आ सकता है और रिजल्ट स्केलर में भी आ सकता है। इट मींस एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ 2 तरह से प्रोडक्ट किया जा सकता है। पहले प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट
क्योंकि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट जिस वे में हम करेंगे उसके बाद रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, और सेकंड वे में जब हम प्रोडक्ट करते हैं हम उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए क्योंकि रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। स्केलर प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कह दिया जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हम क्रॉस का यूज करते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह दिया जाता है। फिलहाल हम कंसंट्रेट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर। अब को दिखाने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। फिलहाल हम वेक्टर में प्रोडक्ट दो तरह से होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। थ्री वेक्टर्स का प्रोडक्ट 12th के मैथ्स में होगा। फिलहाल हम किसकी बात करने जा रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वो रिजल्ट आगे स्केलर आएगा तो स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा, वेक्टर आएगा तो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट हुआ। इसको क्रॉस से करते हैं, इसका दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। तो अब हमारे को दो वेक्टर प्रोडक्ट स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम स्टडी कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कंसंट्रेट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। Dot product of two vectors A and B is magnitude of first vector, magnitude of second vector into cos of angle between them. ये रूल याद कर लेना, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड और उनके बीच वाले एंगल का कोसाइन, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा। फर्स्ट वेक्टर इनटू सेकंड वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। Magnitude of A, magnitude of B into cos theta, where theta is angle between vector A and vector B. If this is vector A and this is vector B and this is angle between them, it is theta. Suppose we are going from A to B, we call this angle as theta. Then if we go from B to A, then angle will be same in magnitude theta, but its direction will be reversed. We will represent it by minus theta. यहां पर हमने कैलकुलेट किया है A डॉट B, तो हमने थीटा यूज किया। अगर हम B डॉट A यूज करते तो क्या आता? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम व्हिच इज माइनस थीटा। जब आप A से B जा रहे हो लाइक दिस, तो एंगल को थीटा बोला। जब आप B को पहले और A को बाद में लिखोगे तो एंगल विल गो लाइक दिस, ऐसे यहां से स्टार्ट कर इधर को जाएगा। एंगल की वैल्यू तो सेम रहेगी थीटा, बट इट विल बी टेकन एज माइनस थीटा। तो जब बी डॉट ए किया, इस रूल को अप्रोप्रिएट वे में यूं पढ़ा जाएगा। देखने में लग रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। प्रॉपर रूल इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos थीटा। तो यहाँ पर दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, cos ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड ए। बी एंड ए के बीच में एंगल इधर से इधर को माइनस थीटा है। आप कोई बताइए cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा हमने यूं याद किया हुआ है मैथ्स में कि cos एंड सीकेंट के अंदर अगर माइनस हो तो वो गायब हो जाता है और साइन के अंदर से बाहर आ जाता है, और कुछ केसेस में आगे पाई वगैरह भी लगते हैं, वो सब डीप केसेस है। फिलहाल एक ही जरूरत थी, cos के अंदर अगर नेगेटिव एंगल है, आंखें बंद कर उसको हटा दो। ऐसा कारण क्या है? आपको पता था? कई बच्चों ने बोल दिया cos माइनस थीटा इज cos थीटा वाई। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। क्योंकि पॉजिटिव एंगल आप सेंटर लाइन से ऊपर को काउंट करते हो, नेगेटिव एंगल आप इधर को काउंट करोगे। इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC cos पॉजिटिव होता है, इसलिए इट विल रिमेन पॉजिटिव। जैसे मर्जी, दिस थिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। We know that cos minus theta is cos theta, so B dot A is equal to magnitude of A, magnitude of B into cos theta. ये दो तो मैग्नीट्यूड्स हैं, किसको आगे लिख दें किसी को पीछे लिख दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इन दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि क्योंकि रिजल्ट्स सेम हैं, इसलिए A डॉट B
b डॉट a के इक्वल है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला वेक्टर कौन सा है और दूसरा वेक्टर कौन सा है। अगर डॉट प्रोडक्ट में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसको लिया बाद में किसको लिया, a डॉट b एंड b डॉट a विल बी सेम। किसी वेक्टर का खुद अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होगा? लेट आप में से कोई अब मुझे बता सकता है डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या होता है? a डॉट b इज इक्वल टू, सर एक बार रिपीट कर दो। a डॉट b अगर होता तो क्या होता? मैंने यहाँ लिखा था, केस के पीछे आ रहा है, आप सोच के बताइए व्हाट इज a डॉट b। अरे भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा, ठीक है। यस यस सर। फिर मैंने कहा था इसकी अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसको यहां पर यूज करेंगे। सी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। वेक्टर a का खुद अपने ही साथ एंगल है 0 और cos 0 1 होता है। इट मींस a डॉट a आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। अगर किसी वेक्टर का खुद अपने ही साथ डॉट कर दिया जाए तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। अगर हम वेक्टर i का डॉट करेंगे i के साथ तो अच्छा, एक बात और, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, इज इट ओके? यस यस सर। ठीक है, ये बात बिल्कुल यस ठीक है। सर। दूसरा, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। नो सर। नो सर। नो। तो जो पहली स्टेटमेंट बोली थी उसकी रिवर्स डायरेक्शन में वो ट्रू नहीं हुई। कुछ मैथ्स में ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो एक डायरेक्शन में चलेंगी तो दूसरे में भी ट्रू होंगी। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। अगर कोई स्टेटमेंट दोनों डायरेक्शन में ट्रू होती है देन वी कॉल इट नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ये जो स्टेटमेंट है ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। इट मींस कहीं पर भी आगे चलकर आपको वेक्टर्स में a डॉट a एक वेक्टर का खुद अपने ही साथ डॉट प्रोडक्ट दिखा तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप चाहो तो लिख सकते हो। एंड अगर कहीं पर किसी चीज के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिखाई दिया तो आप उसको उस वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। देखने में लगता है मैंने क्या बताया तो ऑब्वियस है, बट इट इज नॉट ऑब्वियस। कई बार स्टेटमेंट इधर से इधर चलती हैं, इधर से इधर नहीं चलती, बट दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो वेक्टर के सम्स करते समय, फिजिक्स में वेक्टर का यूज करते समय सडनली कहीं पर भी p डॉट p की जगह p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लगा दिया जाएगा। आप ये नहीं पूछोगे क्यों। कहीं पर भी वेक्टर m के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, सडनली हम कहेंगे नहीं नहीं वी विल राइट इट एज m डॉट m। अब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी बेस में क्लियर कर चुके हैं। a डॉट a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर एंड हमारी मर्जी है, अगर जरूरत पड़े तो मैग्नीट्यूड a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a। नेसेसरी एंड सफिशिएंट मींस स्टेटमेंट में ये चीज इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है। i का i से डॉट, i के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। i j के तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। इट मींस i डॉट i और j डॉट j और k डॉट k ये सब कितना होगा 1 होगा। हर हालत में ये पूरी वीडियो एक बार दोबारा देखना, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन की आपने एक डेरिवेशन मेरे से सीखी अलजेब्रिक वे 9th क्लास वाला, फिर आपने एक डेरिवेशन और करी कैलकुलस वाला। वो टॉपिक वहां पढ़ा, वहीं का वहीं खत्म हो गया, बस आगे उन इक्वेशंस का यूज होगा। जबकि इस शीट में जो आप पढ़ रहे हो इसमें लिखी हुई हर बात पता नहीं कब कौन सी कहाँ कैसे जरूरत पड़ जाएगी फिजिक्स में। ये टॉपिक यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये तो आज स्टार्ट हुआ है। और वेक्टर्स आपके 12th के एंड तक और इंजीनियरिंग के एंड तक पीछा नहीं छोड़ने वाले। इसलिए ये आज की क्लास को जहां वेक्टर स्टार्ट होता है पूरा ध्यान से 2 3 4 5 जितना भी टाइम हो देखना, रात को सोते समय देखना, नींद भी आ जाएगी। नेक्स्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स में cos थीटा इंक्लूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड cos थीटा, इसलिए इफ theta is 90 degree, that is if vector a and b are perpendicular to each other, then cos 90 will be 0, cos 90 is 0, so the whole result will be 0, a dot b will be 0.
अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। Again, it is necessary and sufficient. If two vectors are perpendicular, their dot product will be zero. If dot product of two vectors is zero, then vectors will be perpendicular. Perpendicular के लिए perpendicular से मिलता जुलता हम एक और कौन सा वर्ड यूज करते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल, राइट। किसी को तीसरा वर्ड आता है? ऑर्थोगोनल। दोबारा बोलो। ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ठीक है। परपेंडिकुलर, नॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल नियरली इनकी सेंस सेम होती है, कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस होते हैं, अदरवाइज आप में से कुछ भी हम इन तीनों में से बोले आपने उसका सेम मीनिंग निकालना। मीन्स अगर हम आई डॉट जे करें या जे डॉट के करें या के डॉट आई करें या जे डॉट आई या के डॉट जे और अल्टीमेटली इफ वी डू आई डॉट के, द रिजल्ट ऑफ ऑल दीज इज जीरो, क्योंकि इस केस में जो भी हमने पेयर्स बनाए हैं उसमें दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस नॉलेज के बाद अगर हम दो एक्चुअल वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट करें, तो देखें कैसे आएगा। 1 मिनट के बाद क्लास में दोबारा आ जाना।